दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। आप यह सोचते अगर हैं कि महाराज की लड़ाई खत्म हो गई तो नहीं। एक नया बाप बाप कहते हैं दरवाजे को, चैप्टर को। एक नया बाप खुलने वाला है। एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। मैं आपको यह नहीं बताने आया हूं कि अमित शाह की हार कैसे हो गई है और आरएसएस या फरवी कैसे जीत गए। मैं आपको बताने के लिए हाजिर ये हुआ कि 2025 का जो साल आने वाला है, यह भी मोदी के लिए शायद आखिरी साल हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, आते हैं। अक्सर वह अपने प्रोग्राम में अभी एक हफ्ता पहले यह कह रहे थे कि महाराष्ट्र में सरकार चाहे कोई भी बनाए, यह इलेक्शन से पहले की बात है, गालिब। लेकिन 2025 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। उससे पूछा एनडीटीवी के सोहित मिश्रा ने कि साहब, ऐसा क्यों? ये पहले एनडीटीवी चला में काम करते थे, अब अपना चैनल चलाते हैं। उन्होंने कहा, साहब, बात यह है कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी ने जो भी झूठ फैला रखा है, जो भी प्रपंच फैला रखा है, मीडिया जो उनका साथ देती है, वह 2025 तक खुल जाएगा। डॉलर की जब खबर आई आज भी कि कुछ 4 पैसे तकरीबन मजबूत हो गया, रुपया गिर गया, तो मुझे महाराष्ट्र के अंदर वो तमाम चीज छी नजर आने लगी। कि पहले मैं आपको यह बता दूं कि आरएसएस ने हरियाणा के समय से ही, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, कमान अपने हाथों में ले ली थी। क्योंकि बहुत पहले ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का मुखपत्र माना जाता, 5 जन्ने ऑर्गेनाइजर, उसने कहा था कि मोदी अकेले गारंटी नहीं है किसी जीत की। और पता ये चला कि वाकई मोदी का चार्म खत्म होता जा रहा है। आरएसएस ने हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से भी जीत दर्ज की, उसमें चुनाव आयोग या ईवीएम या जो भी है, लेकिन उन लोगों ने जमीन पर काम किया। उनका कहना यह है, ऐसा लोग बताते हैं कि साहब, आरएसएस ने बड़ी मेहनत की, लिहाजा हरियाणा में सरकार बनवा दी। महाराष्ट्र के अंदर भी बताया जा रहा है कि 1 लाख कार्यकर्ता जमीन पर छोटी बड़ी मीटिंग करते जा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दी। हालांकि मेरा मानना कुछ और है। मैं तो वही बात कहता हूं कि इतनी बड़ी जीत बिलाविज नहीं मिलती। लेकिन अमित शाह ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र में जाकर झांका नहीं, 10 दिन हो गए, हरियाणा में 3 दिन में सरकार बनवा दी थी। इस बार से पिछली बार भी, जबकि अलग अलग लोग थे, जसपा का भी बंदा आ गया था, कुछ भी जीत करके यहां क्या वजह रही? वजह यह रही कि यह फर्नस देवेंद्र फडणवीस को वह एक और ऐसे कैंडिडेट के रूप में प्रेजेंट नहीं करना चाहते थे, केंद्र में भी और चीफ मिनिस्टर के रूप में भी, कि भविष्य में उनकी जगह जो जगह है, जो वह सोचते हैं कि प्रधानमंत्री पद भाई मुझे ही जाना है। मोदी जी के बाद तो वहां पर देवेंद्र फडणवीस आकर के आरएसएस की तरफ से कम उम्र के आदमी हैं। महाराज को एक बार चला चुके हैं, अब दोबारा चलाने जा रहे हैं। तो मजबूत कैंडिडेट ना मिल जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश वाले ने ही मुसीबतें पैदा कर दी हैं, ऐसा लोगों का कहना है। अब यह वजह क्या रही है कि वो देवेंद्र फडणवीस को नहीं बनाना चाहते थे? मैंने आपको एक हफ्ते पहले बताया था कि दरअसल जब ये चीफ मिनिस्टर थे, तो अमित शाह साहब ने कुछ काम करने के लिए कहा। बताया जाता है पत्रकारों के माध्यम से उसके लिए राजी नहीं थे देवेंद्र फडणवीस, और उन्होंने सीधे मोदी से शिकायत कर दी, जैसे सत्यपाल मलिक ने कश्मीर में कर दी थी। जब बताया गया अंबानी ने 1.5 करोड़ रुपए की फाइल, कुछ इस पर उसमें आरएसएस का बंदा भी था, वह माधव नाम का। खैर, तो ऐसे में अमित शाह चिढ़े बैठे थे। उनको पहले तो यह किया कि चीफ मिनिस्टर से डिप्टी सीएम बनाया गया। डिमोशन, जिसके बारे में अभी शिंदे साहब का कहना यह किरी शान के खिलाफ है। डिप्टी सीएम बनना, अरे बनना पड़ेगा भाई। लेकिन बहरहाल आरएसएस ने देवेंद्र फडणवीस को आगे रख करके अपनी मर्जी को बता दिया। गोया कि अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त सर्वे सर्वा मोदी जी बैकफुट पर नहीं, बहुत पीछे हैं। तो अमित शाह की हार को आप यह मत समझिए कि खाली अमित शाह की हार है। यह आप समझ लीजिए कि मोदी जी पर भी एक ऐसा गृह के बादल आने वाले हैं कि अब आने वाले समय में मुझे उस पत्रकार की बात इसलिए याद आई कि 2025 का आखिरी साल होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बीजेपी जितनी फेल है और जियोपॉलिटिक्स में जितनी फेल है, और अंदर जो नए नए संभल बनाने की कोशिश की जा रही है, योगी आदित्यनाथ और विश्वा साहब किस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं,
उससे पता यह चल रहा कि देश अब धीरे धीरे उब रहा है और इस बात को पहचान लिया था आरएसएस ने। आरएसएस दरअसल ऐसा नहीं है कि एकदम टेम्परेरी रूप से सरकार में आ जाए। वो एक प्लान के साथ काम करता है, जहनसाजी करता है, लोगों के जहन को चेंज करने का काम करता है। हिंदुत्व के एतबार से पुराने सदियों की बातें करके वह दरअसल उसी पाषाण युग में ले जाने की बात करता है। ऐसा आरोप है, उसी आदिकाल में ले जाने की बात करता है जब एक वर्ग को, बहुसंख्यक वर्ग को यह बताया गया कि हम बड़े संपन्न थे। बिल्कुल होंगे संपन्न, इसमें कोई दो राय नहीं। ईमानदारी पहले बहुत ज्यादा थी। पहले का आदमी और आज के आदमी में बड़ा एफ। उस समय राम राज्य वाकई हुआ करता था। लेकिन आप हवाई जहाज और कंप्यूटर से तो मुंह नहीं मोड़ सकते। जब मोदी जी डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, ऐसे समय में अगर आप किसी मॉल के अंदर गोबर की दुकान बनाकर बैठ जाएं, बनी है। अभी आया है भी नागपुर का एक व्यापारी गाय का पेशाब और गोबर बेचने की दुकान मॉल में खोल रहा है। ये बात दीगर है कि देश के अंदर विदेशी करेंसी लाने वाला बीफ एक्सपोर्ट के काम को विश्वा कह रहे हैं कि दुकानों पर नहीं बिकेगा। भले ही वो गुजरात के बंदरगांव से पूरी दुनिया में जा रहा है, उसको छोड़ दीजिए। मैं अपनी बात पर आता हूं तो महाराष्ट्र में अमित शाह के परख उतर दिए गए, ऐसा लोगों का मानना है। राजनीतिक विश्लेषक इस बात को बता रहे हैं कि अमित शाह की नहीं चली। 10 दिन तक यह कोशिश होती रही कि देवेंद्र एफ फर्नस की जगह कोई और आए। अब मुझे वो तावरे साहब का जो केस है वह भी याद आ जाता है कि वाकई उसके अंदर देवेंद्र फडणवीस का भी कोई हाथ हो सकता है, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया था कि बीजेपी का अध्यक्ष या चीफ मिनिस्टर की रेस में अमित शाह लाना चाहते हैं। ऐसा लोगों ने कहा है। पत्रकार जगत में बातें चलती रहती हैं। देखिए, एक घटना तो है जो हो गई, वह आपको खबर देना कोई बड़ा काम नहीं है। वह तो आ ही जाएगी आपके सामने। देर सवेर बात यह है कि खबर आपको इस प्रकार की दी जाए कि जो राजनीतिक पटल पर ऐसी चीजें चल रही हैं जिससे आम समझ का आदमी नहीं जान पाता। हमारा काम यह बन जाता कि उसके अंदर लोगों की तमाम राय को इकट्ठा करके बुनियादी रूप से कोई ऐसी बात निकाल कर लेकर आई जाए, एविडेंस के साथ, जो भविष्य में हो सकती है। तो मेरा लोगों का कहना यह है कि देवेंद्र फडणवीस का जो यह चीफ मिनिस्टर बनना है, यह अमित शाह की हार है। अगला पार्ट इसका यह है कि अब मोदी जी का वह इरा आरएसएस बनने नहीं देगी। उसके तरकश में बहुत सारे तीर हैं। योगी आदित्यनाथ को मान लीजिए, आप बिश्वा को मान लीजिए, एकनाथ, ये सॉरी, देवेंद्र फडणवीस के नाम से एक नया बंदा महाराष्ट्र का, नागपुर से, जो बहुत करीब है, जो उसका आरएसएस का बैकग्राउंड बताया जाता है, वह बंदा अगर प्रेजेंट कर दिया गया अमित शाह की बात को काट करके, तो अब ये घंटी मोदी जी के लिए भी है। मोदी जी के लिए भी ये घंटी है, क्योंकि 2029 में जो चुनाव होंगे उस समय किसी भी आदमी का चेहरा सामने आ सकता है। क्यों ना हो, देवेंद्र फडणवीस का आ जाए। मुझे उम्मीद नहीं है। योगी आदित्यनाथ इस रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन आरएसएस अपने एजेंडे पर बिल्कुल पूरी तरह से गामजादो दीजी को पीछे कर दिया। मैंने आपसे कहा था कि महाराष्ट्र का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से जीती, यह बात अलग है। इसके अंदर अमित शाह का रोल हो सकता है। लोगों का कहना है चुनाव आयोग का रोल हो सकता है। लोगों का कहना है, लेकिन फिर भी जमीन पर 1 लाख लोगों का उतरना, 600,000 मीटिंग्स का करना, ओबीसी को अपनी तरफ लामबंद करना और मेहनत करना, ये तमाम काम आरएसएस वहां कर रही थी। बड़े बड़े उसके अधिकारी महाराष्ट्र में जमीन पर उतरे हुए थे। ये काम भी किसी हद तक हो सकता है। ये बात अलग है कि लाडली बहन योजना का भी कोई फायदा हो, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कितना भी बड़ा फायदा, वो तो बात अलग है जो हम कहते हैं बराबर कि इसके अंदर बहुत बड़ा कोई ना कोई ऐसा घपला जरूर हुआ है, जैसा कि महाराष्ट्र के शोलापुर के गांव ने बताया। लेकिन अब खबर यह है कि अब अमित शाह ही नहीं हारे। आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में आरएसएस जीत गया है और मोदी जी लगभग हारने जा रहे हैं। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बरा कर्रम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं।